वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे जुंग्स एनालिटिकल थ्योरी की कि जुंग्स की एनालिटिकल जो थ्योरी है उसने पर्सनैलिटी की थ्योरीज में अपना किस तरह का योगदान दिया है। कार्ल जुंग इनका पूरा नाम था। इनका लाइफ स्पैन 1875 से 1961 तक रहा। जो जुंग थे वो सिगमंड फ्रायड के एक बहुत ही अच्छे कुलीग कह लीजिए या फॉलोवर थे, यानी कि एक सहयोगी थे। इन्होंने पहले तो ये सहयोगी थे, पर इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स थे फ्रायड के, जिस पे इनके ओपिनियंस एक जैसे नहीं हो पाए, मतलब कि उसमें मतभेद पाया गया। तो फिर इन्होंने फ्रायड से अलग होकर अपनी खुद की एक पर्सनैलिटी थ्योरी दी, जिसको कहा गया एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि जुंग्स एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। इनकी थ्योरी को समझने के लिए हम इनकी थ्योरी को 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये 5 पार्ट्स हैं: डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी, सिस्टम और स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, डायनेमिक्स ऑफ पर्सनैलिटी, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, और लास्ट जुंग्स मेथड ऑफ स्टडीज। डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी अगर हम बात करें तो जो युंग थे इन्होंने पर्सनैलिटी के लिए साइकी वर्ड का यूज किया, जिसका तात्पर्य है होलनेस या यूनिटी से, यानी कि इसमें सभी तरह की थिंकिंग, फीलिंग, बिहेवियर, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस सारे प्रोसेस सम्मिलित होते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी की, जिससे मैंने बताया आपको कि पर्सनैलिटी से तात्पर्य युंग का था साइकी वर्ड से, जिसका मतलब होता है होलनेस या यूनिटी से, जिसमें सभी तरह की थिंकिंग, फीलिंग, बिहेवियर, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस प्रोसेसेस इंक्लूड होते हैं। और इसकी हेल्प से जो ह्यूमन बीइंग होता है वो अपने सोशल और फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ एक बहुत ही अच्छा एडजस्टमेंट स्टैब्लिश कर पाता है। ये था फर्स्ट पार्ट हमारा। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी की या सिस्टम ऑफ पर्सनैलिटी की। इसके भी कई सारे पार्ट्स हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, कॉन्शियसनेस एंड ईगो। अनकॉन्शियसनेस में हम 2 पढ़ेंगे, पर्सनल अनकॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, आर्कीटाइप्स में पर्सोना, एनिमा, एनिमस, शेडो और सेल्फ, और चौथा पार्ट है एटीट्यूड एंड फंक्शन का। एटीट्यूड और फंक्शंस में एटीट्यूड भी हमारे 2 तरह के होते हैं, इसमें मैंने लिखा नहीं है, इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, और फंक्शन हमारे 4 तरह के होते हैं: सेंसेशन, थिंकिंग, फीलिंग, इंट्यूशन। और वही हमारे जो साइकोलॉजिकल टाइप हैं, एटीट्यूड और फंक्शन से हमारे 8 तरह के साइकोलॉजिकल टाइप बनते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम सेकेंड पार्ट को, कॉन्शियसनेस एंड ईगो को। फ्रायड के अकॉर्डिंग युंग ने भी क्या किया था, मन के यानी कि हमारी माइंड और साइकी के 2 भागों में बांट दिया था। ठीक है, युंग ने फ्रायड के ही तरह जो हमारा माइंड होता है, हमारी साइकी होती है, इसको 2 पार्ट्स में बांटा था, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में। इन्होंने कहा था कि जो कॉन्शियस है वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, जिसका तात्पर्य मन के उस भाग से होता है जो रिलेटेड होता है हमारे परसेप्शन से, थिंकिंग से, फीलिंग से और मेमोरी से। ठीक है, यानी कि अवेयरनेस है एक तरीके की ये। और हम अपने दिन प्रतिदिन यानी कि डेली लाइफ में जिन भी नॉर्मल एक्टिविटीज को करते हैं, जिससे भी हमारा ईगो डायरेक्टली रिलेटेड होता है, और इसी संबंध के आधार पर कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में अंतर किया जा सकता है। जिन भी चीज़ों से ईगो रिलेटेड है, ईगो अच्छे से उससे रिलेट कर पा रहा है, वो सब कॉन्शियस है। पर जिन चीज़ों से ईगो रिलेटेड नहीं है वो अनकॉन्शियस मटेरियल में आता है। ठीक है, तो कोई भी साइकिक मटेरियल जिसकी नॉलेज हमारे ईगो को होती है वो कॉन्शियस कहलाएगा, पर जिस साइकिक मटेरियल की नॉलेज हमारे ईगो को नहीं है वो अनकॉन्शियस कहलाएगा। ठीक है, अनकॉन्शियस पे हम बात करते हैं। अब अनकॉन्शियस क्या है? युंग के अनुसार जो माइंड का दूसरा एस्पेक्ट है वो अनकॉन्शियस है, जिससे तात्पर्य उन सभी साइकिक प्रोसेसेस से है जिससे ईगो रिलेटेड नहीं है। क्योंकि हमने बताया ना, अनकॉन्शियस क्या है, जिससे ईगो डायरेक्टली रिलेटेड है, जिसका ज्ञान ईगो को है वो कॉन्शियस हो गया। पर जिसका भी ज्ञान, ठीक है, जिस भी हमारे साइकिक मटेरियल का ज्ञान, साइकिक प्रोसेस का ज्ञान ईगोस को नहीं है, वो क्या है, अनकॉन्शियस है।
अनकॉन्शियस में दो तरह के मटेरियल कलेक्ट रहते हैं। पहली कैटेगरी में उस मटेरियल को रखा जाता है जो कभी ना कभी हमारे कॉन्शियस में थे, परंतु बाद में उसको रिप्रेस करके हमने अनकॉन्शियस में भेज दिया, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी में वो मेंटल मटेरियल्स आते हैं, वो साइकिक मटेरियल आते हैं जो कभी भी कॉन्शियस में नहीं थे, वो कभी भी कॉन्शियस का पार्ट नहीं थे, वो हमेशा से अनकॉन्शियस में ही थे, ठीक है। इस दूसरे तरह के जो मटेरियल हैं, ठीक है, इससे बने अनकॉन्शियस को साइक्वाइड अनकॉन्शियस कहा जाता है, ठीक है। सिंपल सी चीज है, कॉन्शियस वो हो गया जिससे ईगो रिलेट करता है, जिसकी नॉलेज हमारे ईगो को है। अनकॉन्शियस वो है जिससे ईगो हमारा रिलेट नहीं करता, जिसकी नॉलेज ईगो को नहीं है। इसमें दो तरह के मटेरियल पाए जाते हैं। पहला वो मटेरियल जो कभी ना कभी कॉन्शियस में था, लेकिन बाद में हमने उसको ढकेल दिया कहाँ पे, अपने अनकॉन्शियस में। कई बार होता है ना, हमारे साथ कुछ कड़वे एक्सपीरियंसेस घट जाते हैं जिन पे हम बात नहीं करना चाहते, जिनको हम याद नहीं करना चाहते, हमें नहीं पसंद होता कि हमसे कोई इस मैटर पे बात करे, तो हम क्या करते हैं, धीमे धीमे उस पर बात करना बंद कर देते हैं, उस चीज को याद भी नहीं करते हैं, और धीमे धीमे वो हमारे अनकॉन्शियस में चले जाते हैं। दूसरी तरह का वो मटेरियल जो कभी भी हमारे कॉन्शियस में था ही नहीं, ठीक है। तो इससे मिलके जो दूसरी तरह का मटेरियल है, उससे मिलके जो भी हमारा अनकॉन्शियस बना होता है, उसको कहते हैं साइक्वाइड अनकॉन्शियस, PSYCHOID, साइक्वाइड अनकॉन्शियस। इसको दो पार्ट्स में बांटा गया है, पर्सनल अनकॉन्शियस और कलेक्टिव अनकॉन्शियस। अब पर्सनल अनकॉन्शियस क्या होता है? यूंग के अनुसार अचेतन यानी कि अनकॉन्शियस का सबसे ऊपरी सतह या सरफेस लेवल को हमारा पर्सनल अनकॉन्शियस कहा गया है। इसमें सभी तरह की रिप्रेस्ड विशेस, हमारी भूली बिसरी यादें, ठीक है, ये सब कलेक्ट होती हैं, जैसे कि बचपन की चाइल्डहुड मेमोरीज जो होती हैं, इसमें होती हैं। इसे पर्सनल अनकॉन्शियस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हर व्यक्ति का यूनिक होता है। भाई मेरी चाइल्डहुड जो मेमोरीज हैं वो मेरी खुद की हैं, है ना, और थोड़ी डिफरेंट होंगी सबसे, बाकी सबसे। मेरी जो मेमोरीज हैं वो अलग होंगी, आपकी अलग होंगी, या किसी भी इंसान की अलग होंगी, इसलिए इसे पर्सनल अनकॉन्शियस कहा गया है। पर्सनल अनकॉन्शियस की कुछ अनुभूतियां ऐसी होती हैं जिनका परसेप्शन आसानी से किया जा सकता है, और कुछ अनुभूतियां, कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जिनके रिकॉल में कठिनाई तो होती ही है, और कुछ ऐसी होती हैं जिनको कॉन्शियस में लाना भी संभव नहीं हो पाता। तो ऐसे कंटेंट को क्या कहा गया है? कॉम्प्लेक्स कहा गया है। और युंग ने इसका पता कैसे लगाया था? वर्ड एसोसिएशन टेस्ट करके। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट किसने दिया था? युंग ने दिया था, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? पर्सनल अनकॉन्शियस। अब हम बात करते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस की, या जिसको ट्रांसपर्सनल अनकॉन्शियस भी कहा जाता है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस थोड़ा सा कह सकते हो विवादास्पद कॉन्सेप्ट रहा है। यह साइक का या माइंड का सबसे गहरा, डेप्थ और इनएक्सेसिबल पार्ट है, ठीक है, सबसे गहरा और अप्रवेश, यानी जिसमें हम प्रवेश नहीं कर सकते सामान्यतः। जिस तरह से पर्सनल अनकॉन्शियस में व्यक्ति की अपनी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंसेस कलेक्ट होते हैं, उसी तरह से कलेक्टिव अनकॉन्शियस में पूरे मानव जाति की अनुभूतियां जो हम लोग में से प्रत्येक को अपने पूर्वजों से, अपने पुराने लोगों से प्राप्त होती हैं, कलेक्ट होती हैं। इसमें जो भी एक्सपीरियंसेस कलेक्ट होते हैं वो हमें जनरेशन टू जनरेशन मिले होते हैं, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराए भी जाते हैं। जैसे हमारे पूर्वज क्या करते थे? ईश्वर में विश्वास रखते थे, तो हम भी इसी तरीके से ईश्वर में विश्वास रखते हैं। ईश्वर, माँ, सूर्य, पानी, पृथ्वी आदि के बारे में जो भी हमारे विचारधाराएं हैं वो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिली हैं, ठीक है। सूर्य को देवता मानकर पहले के जमाने में तो बहुत ही देखने को मिलता था, धीमे धीमे कम होता जा रहा है। सूर्य को देवता मानकर पूजा करने का विचार भी हमें पूर्वजों से ही मिला है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस का जो कंटेंट होता है वो डॉर्मेट एवं पैसिव होता है, ठीक है, बल्कि डॉर्मेट और पैसिव नहीं होकर वो क्या होता है? एक्टिव होता है।
और व्यक्ति के जो इमोशंस हैं, थिंकिंग हैं और एक्टिविटीज हैं, इन सबको वो प्रभावित करता रहता है किसी न किसी फॉर्म में। और कई बार जो व्यक्तियों में तरह तरह की विश्वास होते हैं, मिथ्स होते हैं, या कई बार हम लोग बहुत ही लेजेंड्स के बारे में सुनते हैं या पुरानी कहानियों के बारे में सुनते हैं, तो ये सब क्या है, एक तरीका कलेक्टिव अनकॉन्शियस है। ये सब मिलके हम इस सबको मिला के कहा जाता है बिग ड्रीम। ठीक है, इसमें क्या होता है, यूंग ने कहा है कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस के कारण ही व्यक्ति कभी कभी कुछ ऐसे ड्रीम्स भी देखता है जिसका अर्थ स्वयं जो ड्रीम देखने वाला इंसान है वो नहीं समझता, जिसमें वह कुछ ऐसे एलिमेंट्स को भी देख लेता है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसी को उन्होंने यूंग ने कहा था बिग ड्रीम। ठीक है, इसके बाद आता है आर्कीटाइप। आर्कीटाइप क्या है? कलेक्टिव अनकॉन्शियस में कलेक्टिव जो भी कलेक्टिव जो हमारे एक तरीके से एंसेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो उन एंसेंट एक्सपीरियंसेस का जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इमेजेस के फॉर्म में होता है, जिन्हें आर्कीटाइप्स कहा गया है। और इसे यूंग ने कलेक्टिव सिंबल, प्रीमॉर्डियल इमेजेस, माइथोलॉजिकल इमेजेस से भी पुकारा है। आर्कीटाइप्स को कॉम्प्लेक्स के इक्वल बताया गया है और आर्कीटाइप्स के लिए कई तरह की और भी चीजें बताई गई हैं कि जो आर्कीटाइप्स होते हैं, इनकी जो अभिव्यक्ति होती है वो फैंटेसीज में होती हैं। और कई तरह के और भी आर्कीटाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हाँ, इसमें लिखा है ना, पर्सोना, एनिमा एंड एनिमस, शेडो और सेल्फ। पर्सोना, पर्सोना वर्ड से तात्पर्य है क्या है हमारा? मास्क से, जिसे नाटक करने वाले व्यक्ति अपने मुंह पर लगाते थे ताकि वो लोग, जो लोग उन्हें देख रहे हैं, उनसे अपनी रियल पर्सनैलिटी को छुपा लें। ठीक है, और जो जिस भूमिका या जिस रोल को वो प्ले कर रहे हैं उसे ही पेश कर सके। यूंग ने पर्सोना आर्कीटाइप को लगभग इसी अर्थ में प्रयोग किया था। यूंग के अनुसार पर्सोना से तात्पर्य व्यक्ति के उस रूप या रोल से होता है जो उसके वास्तविक रूप या भूमिका से बिल्कुल डिफरेंट होता है। और पर्सोना आर्कीटाइप इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि व्यक्ति को अपनी डेली लाइफ, जो डेली लाइफ में जो भी या दिन प्रतिदिन की जिंदगी में वो जो भी रोल प्ले कर रहा होता है, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक होता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करे। भाई, हम सिर्फ स्टूडेंट बन के या सिर्फ मदर बन के, सिर्फ सिस्टर बन के नहीं रह सकते, हमें डिफरेंट डिफरेंट रोल लाइफ में प्ले करने पड़ते हैं। इसी वजह से पर्सोना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा है। फिर बात करते हैं एनिमा और एनिमस की। एनिमा, ये थोड़ा सा एक विंडो आ रहा है, हाँ ये क्लियर हो गया। यूंग ने बताया कि जो ह्यूमन बीइंग है, एनिमा एनिमस को मैं साथ में बता रही हूँ, स्लाइड्स मैंने अलग बनाई है। तो यूंग ने बताया कि जो ह्यूमन बीइंग है एक बायोसेक्सुअल एनिमल है। बायोलॉजिकल लेवल पे दोनों ही तरह के जेंडर के जो व्यक्ति हैं अपने जेंडर के उपयुक्त हार्मोन्स के अलावा हम अपोजिट हार्मोन्स को भी सिक्रीट करते हैं। मतलब कि अगर हम फीमेल हैं तो हमारे अंदर फीमेल हार्मोन तो होगा भी, लेकिन कुछ ना कुछ मात्रा में मेल हार्मोन भी होगा। इसी तरीके से जो मेल्स होते हैं उनके अंदर मेल हार्मोन तो होता ही है, पर कुछ ना कुछ मात्रा में फीमेल हार्मोन भी होता है। साइकोलॉजिकल लेवल पर प्रत्येक जो जेंडर है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, दोनों ही तरह के जेंडर के अलावा जो लोग होते हैं वो अपोजिट जेंडर के टेम्परामेंट्स को भी होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि बहुत ही सालों से, सदियों से, है ना, हम लोग साथ में रहते आए हैं। तो महिलाओं में मैस्कुलाइन एलिमेंट के रूप में एनिमस, और ठीक है, महिलाओं में मैस्कुलाइन एलिमेंट के रूप में एनिमस, और मेल्स में फेमिनाइन एलिमेंट के रूप में एनिमा कहा जाता है। अगर महिलाओं में कौन सी क्वालिटीज पाई जा रही हैं मेल्स की, तो उसके कहेंगे मैस्कुलाइन एलिमेंट के रूप में एनिमल्स। ठीक है, ये एनिमल्स। लेकिन वहीं अगर
मेल्स में फेमिनाइन एलिमेंट के रूप में, मतलब फीमेल क्वालिटीज ज्यादा पाई जा रही हैं, तो उसको क्या कहेंगे, एनिमा। ठीक है, ये दोनों ही तरह के जो आर्कीटाइप्स हैं ह्यूमन बीइंग को या एक ह्यूमन को के समायोजन को समझने में हेल्प करते हैं। और ऐसे आर्कीटाइप हमारे अपोजिट सेक्स की कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को पसंद करने में और उनके प्रति जो हमारा व्यवहार है उनको करने में भी हेल्पफुल होते हैं। तो ये था एनिमा और एनिमस। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। एनिमा एनिमस क्या है? एनिमस क्या है? जिसमें जब फीमेल्स में मेस्कुलाइन एलिमेंट यानी कि मेल क्वालिटीज पाई जाए। देखा होगा आपने, कुछ लड़कियों को होती फीमेल्स हैं पर उनमें मेल कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा होती है, चलना, उड़ना, उठना, बोलना। ऐसे ही कुछ लोग, कुछ मेल्स भी होते हैं जिसमें कुछ फेमिनाइन एलिमेंट्स होते हैं। ये सब भगवान का दिया हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं शेडो की। शेडो भी एक आर्कीटाइप है। इसमें ऐसी विशेष होती हैं जिसे समाज आपत्तिजनक, ठीक है, अनैतिक और बुरा समझता है। यह व्यक्तित्व का एक डार्क साइड है। इसमें जो भी क्वालिटीज होती हैं उनको हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तथा उसे व्यक्ति दूसरों से, यहाँ तक कि अपने आप से भी हाइड करके रखता है। यह पर्सनैलिटी का एक एनिमल साइड है, ठीक है, बैड साइड है, निगेटिव साइड है। और कहीं ना कहीं ये फ्राइड के एड से मिलता जुलता है। जो हमारा शेडो है उसमें सिर्फ आपत्तिजनक अनैतिक इच्छाएं ही नहीं होती, बल्कि उसमें कुछ क्रिएटिविटी भी होती है, विटिलिटी भी होती है, स्पॉन्टेनिटी भी होती है। जरूरत है तो सिर्फ उसे समझने की। पर कई बार होता है कि हम शेडो आर्किटाइप को सिर्फ एक का एक पक्ष देखते हैं और इसको रिप्रेस्ड कर देते हैं। तो ऐसी लाइफ जो होती है या ऐसी परिस्थिति में जो हमारा पर्सनैलिटी होता है वो डल हो जाता है, लाइफलेस हो जाता है। ठीक है, तो जरूरत है हमें पर्सनैलिटी के हर साइड को समझने की, जानने की, उसको उभारने की। सेल्फ की बात करते हैं। यूंग के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण आर्कीटाइप है सेल्फ, जिसके द्वारा होल पर्सनैलिटी की यूनिटी, होलनेस और इंटीग्रिटी का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, जो सेल्फ आर्किटाइप है इसमें व्यक्तित्व के सभी भागों को एक साथ मिलाकर हम उसे क्या करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सेल्फ बेसिकली क्या है, पर्सनैलिटी का एक मिड पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द, ठीक है, जिसके आसपास सभी तरह के सिस्टम क्लस्टर्ड होते हैं, जुड़े होते हैं। और सेल्फ से ही इंडिविजुएशन की जो प्रोसेस होती है वो डायरेक्टेड होती हैं। और इसी की हेल्प से हम जो हमारा क्रिएटिव एस्पेक्ट है उसको कॉन्शियस में ला पाते हैं और खुद को प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगा पाते हैं। आर्कीटाइप के अलावा जो यूंग थे, इन्होंने कई तरह के आर्कीटाइप्स को भी बताया है, जैसे हीरो, मदर, डेथ, स्टार्स, चाइल्डहुड, ठीक है, गुड मदर, बैड मदर, इन सबको भी बताया है। ठीक है, और इस जो सेल्फ आर्कीटाइप है इसे किस सिंबल से दिखाया गया है, मंडला से। ठीक है, अब हम बात करते हैं एटीट्यूड और फंक्शन की। काफी बड़ा है तो बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, क्लास में पढ़ा चुकी हूँ आपको। एटीट्यूड, साइकी के 2 एटीट्यूड्स और 4 फंक्शन हैं। ठीक है, 2 एटीट्यूड कौन कौन से हैं, इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, बार बार बता चुकी हूँ आपको। इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन 2 एटीट्यूड हो गए और फंक्शन कौन कौन से हो गए, सेंसेशन, थिंकिंग, फीलिंग, इंट्यूशन। तो इंट्रोवर्जन जो है एक ऐसा एटीट्यूड है जिसमें व्यक्ति की जो साइकिक एनर्जी है उसका फ्लो कहाँ होता है, इनर वर्ल्ड की तरफ। ठीक है, इनर वर्ल्ड की तरफ उसका की साइकिक एनर्जी का फ्लो होता है। और सब्जेक्टिव जो भी चीजों को एक्सपीरियंस करता है वो कैसे करता है, सब्जेक्टिवली करता है और उसी के अकॉर्डिंग उसको इंटरप्रेट करता है। और इसकी ठीक अपोजिट में जो एक्सट्रोवर्जन होता है उसमें साइकिक एनर्जी का फ्लो कहाँ होगा, आउटर वर्ल्ड की तरफ, और ऑब्जेक्टिवली वो इंटरप्रेट करेगा अपने आसपास होने वाली घटनाओं को। ठीक है, इसको यूंग ने ये जो है हमारा इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन एटीट्यूड है, इसको यूंग ने एक एनालिटिकल साइकोलॉजी में
इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन को एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी एक दूसरे के साथ कंपनसेटरी रिलेशनशिप में बने हुए दिखाया है। इसको मैंने क्लास में आपको बताया था ना, यांग और यिन मोटिव सर्किल। ठीक है, एक सर्किल है जिसमें दोनों जुड़े हुए हैं, पर क्या है, कंपनसेटरी रिलेशनशिप में है। ठीक है, वो जरूर बना दीजिएगा। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। युंग ने अपनी थ्योरी में 4 तरह के मेन फंक्शंस भी बताए। थोड़ा सा कनेक्टिविटी की दिक्कत आ गई थी बच्चों। 4 तरह के फंक्शंस की हम बात कर रहे थे कि 4 तरह के फंक्शंस बताए हैं। सेंसेशन, थिंकिंग, फीलिंग, इंट्यूशन। ये जो फंक्शंस हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे लाइफ स्टाइल होती है या डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, उनसे हमारा मतलब होता है, जिसकी हेल्प से हम आउटर वर्ल्ड की जो रियलिटी है उसको हम सब्जेक्टिवली समझ पाते हैं। जैसे सेंसेशन है, इससे पता चलता है कि स्टिमुलस या जो बाहर के की जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, वो क्या है। थिंकिंग, इसके द्वारा हम वस्तु या दीपक का अर्थ पहचान पाते हैं। फीलिंग, इस वर्क के द्वारा या फीलिंग के द्वारा हम इमोशनल रिस्पॉन्सेस, जैसे मुझे जानकर खुशी हुई, आपसे मिलकर दुख हुआ, ये सब चीज़ों को जान पाते हैं और समझ पाते हैं। इसके बाद इसी तरीके से है इंट्यूशन। इसके द्वारा व्यक्ति अपने इर्द गिर्द देखकर उसके बारे में एक ज्ञान प्राप्त करता है, परंतु वो ये नहीं समझ पाता कि उसे ऐसा ज्ञान किस तरह प्राप्त हो पाया है। ठीक है, ये हमारे 4 फंक्शन हो गए और इंट्यूशन तक हमने बता दिया। इसके बाद साइकोलॉजिकल टाइप की बात करते हैं। जो एटीट्यूड थे हमारे, 2 एटीट्यूड थे, 4 फंक्शन थे, इनको जब हमने आपस में मिलाया तो हमारे 8 तरह की पर्सनैलिटी टाइप बन के आए। एक्सट्रोवर्टेड थिंकिंग टाइप, ठीक है, आपको सब में क्या करना है, थिंकिंग, सब में एक्सट्रोवर्टेड और इंट्रोवर्टेड लगा देना है, तो आपके 8 टाइप बन के आ जाएंगे। एक्सट्रोवर्टेड थिंकिंग टाइप ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के आदर्शों और नियमों का क्या करते हैं, बहुत ही रिजिडिटी से, बहुत ही स्ट्रिक्टनेस से, बहुत ही डिसिप्लिन से पालन करते हैं। अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को रिप्रेस करते हैं और अपनी लाइफ में अधिक ऑब्जेक्टिविटी को लेके आते हैं। एक्सट्रोवर्टेड जो फीलिंग टाइप होते हैं, ऐसे लोग अपनी थिंकिंग को रिप्रेस करने वाले होते हैं और इनकी प्रकृति बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है। ठीक है, जो एक्सट्रोवर्टेड सेंसिंग टाइप होते हैं, इस तरह के व्यक्तित्व प्रकार वाले लोग बहुत ही हैप्पी होते हैं, सोशल होते हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस को और सेंसेशंस को प्राप्त करने पे इनको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। ठीक है, और हॉनेस्टी ओरिएंटेड होते हैं। एक्सट्रोवर्टेड जो इंट्यूटिंग टाइप होते हैं, ऐसे व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो एप्रोप्रिएट समय को पहचान कर उसका सही तरीके से उपयोग करने की क्षमता रखते हैं। अब हम बात करते हैं इंट्रोवर्टेड थिंकिंग टाइप की। इस तरह के जो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं, दूसरों के साथ एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट नहीं दिखा पाते और अपने विचारों एवं मतों को ठीक ढंग से संचालित भी नहीं कर पाते। ठीक है, इंट्रोवर्टेड फीलिंग टाइप वाले लोग कैसे होते हैं, इस तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति क्या करते हैं, चिंतन को, जो इनकी थिंकिंग होती है, इसको रिप्रेस्ड करते हैं। ऐसे लोग अन्य लोगों के साथ सामान्य पहुंच से बाहर और थोड़ी मिस्टीरियस टाइप के नहीं होते हैं कि कुछ नहीं बता रहे मन में क्या चल रहा है। ठीक है, ऐसे ही बात करते हैं इंट्रोवर्टेड सेंसिटिव टाइप की। ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति इंट्रोवर्जन की क्वालिटी को ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं और इनका जो नेचर होता है वो इरेशनल होता है। इंट्रोवर्टेड इंट्यूटिंग टाइप वाले व्यक्ति अपने इंट्यूशन पर ज्यादा सेंट्रिक होते हैं और रियलिटी से इनका संपर्क कम होता है। अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। जो थर्ड पार्ट है उसमें बताया गया है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो एक कॉम्प्लेक्स एनर्जी सिस्टम है और व्यक्ति की जो साइकिक एनर्जी होती है और फिजिकल एनर्जी जो होती है, दोनों ही इंटरचेंजेबल होती हैं, क्योंकि दोनों का जो स्रोत है, जो सोर्स है, वो तो एक ही है और दोनों से ही जो हमारी फिजिकल एनर्जी है, जो हमारी साइकिक एनर्जी है, उनसे सामान्यतः एक ही तरह के कार्य किए जाते हैं।
तो जो हमारी फिजिकल एनर्जी होती है इसको साइकिक एनर्जी में बदला जा सकता है, और जो हमारी साइकिक एनर्जी है उसको हम फिजिकल एनर्जी में बदल सकते हैं। और इसी तरीके से मन शरीर को और शरीर मन को हमारे इफेक्ट कर सकता है। यूंग ने साइकिक एनर्जी के कार्यों को बताने के लिए जो हमारी फिजिक्स है उसमें थर्मोडायनेमिक्स से थोड़ी हेल्प ली और इसी के अकॉर्डिंग 3 प्रिंसिपल बताए। प्रिंसिपल ऑफ अपोजिट, इसमें उन्होंने बताया कि जिस तरह से फिजिकल एनर्जी में पोलैरिटी होती है या पोजीशन पाया जाता है, जैसे ठंडा गर्म, ऊंचाई गहराई, ठीक है, उसी तरीके से हमारी साइकिक एनर्जी में भी अपोजिशन पाया जाता है। मनुष्य की जो प्रत्येक इच्छा या भाव है उसमें भी पोलैरिटीज पाई जाती हैं, जैसे आप खुश हो और दुखी, सुख दुख का भाव होना, ठीक है, सामाजिक और असामाजिक होना। अगर ये पोलैरिटीज नहीं होंगी तो व्यक्ति उन्हें समान करने की प्रवृत्ति नहीं उत्पन्न हो पाएगी। भाई सुख है तो सुखी में है, दुख है तो दुख में है ना। दुख होने पे कभी भी सुख में आने की कोशिश नहीं करेगा और सुख में होने पे कभी भी दुख में आने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। तो ये पोलैरिटीज होना भी जरूरी है, अपोजिशन होता है। इसी तरीके से बात की गई है प्रिंसिपल ऑफ इंट्रोपी की। ये भी फिजिक्स का, थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा प्रिंसिपल है, जिसमें बताया गया है कि फिजिक्स में इस नियम का अर्थ यह होता है कि जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, वो मजबूत से कमजोर तत्व की ओर प्रभावित होती है। यदि कोई गर्म वस्तु, ठीक है, अगर कोई गर्म वस्तु या ठंडी वस्तु को सटाकर रख दिया जाए तो जो हमारा गर्म है वो गर्म से ठंडा आपस में मिलकर क्या करेंगे, एक बैलेंस क्रिएट कर लेंगे और इक्विवेलेंस, एक एंट्रोपी डेवलप हो जाएगी। तो व्यक्तित्व में हमेशा एक बैलेंस यानी कि इक्विलिब्रियम बनाने की टेंडेंसी होती है। जब व्यक्ति की ये इच्छा, इस इच्छा में तीव्रता आती है, ठीक है, तीव्रता में अंतर होता है, तो अधिक तीव्र इच्छा से ऊर्जा का जो प्रवाह है वो कहाँ जाता है, कम तीव्र इच्छा की ओर, और इससे एक बैलेंस डेवलप होता है। इसके बाद हमारा आता है द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। इस नियम के अनुसार किसी कार्य को करने में जो ऊर्जा लगती है वह समाप्त नहीं होती, बल्कि व्यक्तित्व के दूसरे हिस्से में शिफ्ट हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि इस नियम के अनुसार व्यक्तित्व में जो ऊर्जा का एक रीडिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है, ठीक है, हमेशा एक रीडिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है, हम उसे किसी न किसी काम में लगाते रहते हैं। अब भाई जब व्यक्ति किसी एक कार्य में अपना इंटरेस्ट खो देता है तो वो इंटरेस्ट क्या गायब हो गया? नहीं, हम उसी इंटरेस्ट को किसी दूसरे कार्य में लगा देते हैं। तो जो पहले क्षेत्र की साइकिक एनर्जी थी उसका जो ट्रांसफर हो गया वो कहाँ चले गया, हमारा दूसरे एरिया में चले गया। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट है उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो वो क्या करेगा, उस एनर्जी को खेलने कूदने में या किसी क्रिएटिव वर्क में लगा देता है। इसके बाद हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। यूंग ने अपने सिद्धांत में डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी वो एक बहुत ही सिंपल वे में बताया है और 4 स्टेजेस के तहत बताया है। इन्होंने कहा है कि जो ह्यूमन पर्सनैलिटी होती है वो 4 स्टेजेस से होकर गुजरती है और अंत में इंडिविजुएशन की ओर ओरिएंट हो जाती है। इनकी जो 4 स्टेजेस हैं वो क्या हैं? चाइल्डहुड, यंग एडल्टहुड, मिडिल एज, ओल्ड एज। चाइल्डहुड जो होती है वो फर्स्ट स्टेज है, जिसकी तुलना यूंग ने एक उगते हुए सूरज से की है, ठीक है। जिस तरीके से एक सूरज में, उगते हुए सूरज में पोटेंशियलिटी होती है, ब्रिलियंस होता है, ब्राइटनेस में थोड़ा सा ब्राइटनेस भी होती है, बस हल्का हल्का सा थोड़ी सी कमी पाई जाती है। ठीक उसी तरीके से चाइल्डहुड में होता सारी चीजें हैं पर थोड़ा सा जो लेवल होता है वो कम होता है। यानी कि जो चाइल्डहुड है उसमें पोटेंशियलिटी होती है पर वो हिडन होती है और कॉन्शियसनेस पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता। यूंग ने चाइल्डहुड को 3 सब स्टेजेस में बांटा है। अनार्किक फेज में, ठीक है, अनार्किक फेज में, हाँ अनार्किक फेज था हमारा, मोनार्किक फेज था, ड्यूलिस्टिक फेज था। जो हमारा अनार्किक फेज है उसमें अव्यवस्थित यंत्र तत्विक चेतन पाया जाता है, मतलब कि डिसऑर्गेनाइज्ड कॉन्शियसनेस पाया जाएगा
और जो बच्चे होते हैं उसमें एक तरह की चेतना यानी कि आइसेंट ऑफ कॉन्शियसनेस पाया जाता है, जिसमें तरह तरह की एक्सपीरियंसेस तो होते ही हैं पर उसमें आपस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता। इस अवस्था की जो एक्सपीरियंसेस होते हैं एक दूसरे से बिल्कुल डिफर होते हैं। ठीक है। मोनार्किक फेज में बच्चों में ईगो का विकास होता है। इस अवस्था में बच्चों का जो थिंकिंग होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा लॉजिकल हो जाती है और वर्बल हो जाती है। वहीं ड्यूलिस्टिक फेज में जो ईगो होता है वो अधिक स्पेसिफिक और सब्जेक्टिव हो जाता है। इस अवस्था में बच्चा अपने अस्तित्व से भली भांति परिचित हो जाता है। तो ये हमारा पहला हुआ चाइल्डहुड का। फिर है यंग अडल्टहुड। यंग अडल्टहुड यानी कि प्यूबर्टी से लेके मिडिल एज की जो अवधि है उसको यंग अडल्टहुड कहा गया है। इस अवस्था में व्यक्तित्व जो होती है हमारी या जो पर्सनैलिटी होती है उसका एक डेफिनाइट फॉर्म या साइज या एक नेचर तैयार होने लगता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने माता पिता से मानसिक, ठीक है, मेंटली और फिजिकल फ्रीडम चाहता है। वो नहीं चाहता कि बार बार पेरेंट्स उसे रोके टोके बाउंडेशंस लगाएं। ठीक है। और इस तरह की समस्याओं का कई तरह की समस्याओं का सामना करता है कि जैसे जाना है पार्टी में, पिकनिक पे जाना है, तो वो चाहता है कि मम्मी पापा उसको ना रोके। वो उस समय नहीं समझता कि बाउंडेशंस क्यों जरूरी हैं। इसी इसी फेज में वह शादी करता है, अपना घर बसाता है, नौकरी करता है, ठीक है, और दुनिया में अपना एक स्वतंत्र फ्री एग्जिस्टेंस बनाता है। इसी अवस्था में व्यक्ति की एक तरह से मानसिक साइकिक बर्थ होता है। किशोरावस्था से लेकर यौवनावस्था, ठीक है, तक व्यक्ति डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रिपरेटरी एक्टिविटीज जैसे शिक्षा को पूरा करना, व्यवसाय आदि एक्टिविटीज को भी करता है। तो ये यंग अडल्टहुड हुआ हमारा। नेक्स्ट है मिडिल एज। इस अवस्था की शुरुआत कब होगी? 35 टू 45 के बीच में, 40 टू 45 तक होगी। और इसमें व्यक्ति में कुछ मेजर चेंजेस भी आते हैं। यह अवस्था जिंदगी का क्या कहलाएगा? तीसरा पहर यानी कि आफ्टरनून फेज है। ठीक है। इस अवस्था तक व्यक्ति अपने व्यवसाय को क्या करता है? अच्छी तरीके से स्टैब्लिश कर चुका होता है, अपना परिवार बसा चुका होता है, वह बहुत सारी एक्टिविटीज पूरी कर चुका होता है और जीवन की बहुत ही बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना भी कर चुका होता है। और उसकी जो भी थोड़ी बहुत ऊर्जा बची होती है वो अन्य क्षेत्रों में लगाने की कोशिश कर रहा होता है। कई बार होता है कि इस इस स्टेज है उसमें इंसान अपने आप को कई बार खोखला भी समझने लगता है। वो सोचने लगता है कि जो उसे करना था वो उसे नहीं मिला, जो वो कर सकता था वो कभी नहीं कर पाया। तो इस अवस्था में कई बार सेल्फ रियलाइजेशन भी डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज है हमारी ओल्ड एज की। वृद्धावस्था को युंग ने जिंदगी की शाम कहा है। और इस तरह शाम का सूर्य, जिस तरह शाम के सूर्य का चमकीलापन का जो लेवल है या स्तर है कम हो जाता है, उस तरीके से इस स्टेज में भी जो डेवलपमेंट है उसका जो स्तर है वो कम होने लगता है। कॉन्शियस एक्टिविटीज कम होने लगती हैं। धीरे धीरे जो इंसान है या हमारी पर्सनैलिटी है वो अनकॉन्शियस की तरफ जाने लगती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने आप को मृत्यु के करीब समझता है। वह समझता है कि वह किसी दिन मृत्यु की गोद में चले जाएगा और जिंदगी का लक्ष्य मृत्यु ही होता है, वो उसको एक्सेप्ट करने लगता है। ठीक है। इस अवस्था में व्यक्ति जिंदगी की इंटरनल एक्सपीरियंसेस पे अधिक बल डालता है। अब हम बात करते हैं जुंग के मेथड ऑफ स्टडीज की। युंग ने व्यक्ति की संरचना, उसके डायनेमिक्स, उसके डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिम्टम एनालिसिस, ड्रीम एनालिसिस, पेंटिंग थेरेपी, बहुत सारे मेथड्स को दिया था पर्सनैलिटी की स्टडी करने के लिए। पर जो उनका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट था वो एक बहुत ही अच्छा, फैसिनेटिंग और प्रोजेक्टिव मेथड था, जिसमें व्यक्ति स्टूडेंट्स वर्ड को सुनकर उसके मन में जो भी पहला वर्ड आता था उसको बताना होता था। इसके द्वारा अचेतन यानी कि अनकॉन्शियस की जो भी कॉम्प्लेक्सेस होती थी, जो भी कंटेंट वहां होता था, उसको पता लगाने में हमें सफलता मिलती थी। इसी तरीके जो सिम्टम एनालिसिस है, फ्रायड द्वारा प्रतिपादित एक
क्या है, कैथार्टिक मेथड के समान है। इसमें रोगी द्वारा बताए गए हम जो सिम्टम होते हैं उस पर ध्यान देते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम प्री एसोसिएशन मेथड पे फोकस करते हैं। ड्रीम एनालिसिस में हम क्या करते हैं, उसकी जो ड्रीम होते हैं, ठीक है, उसको उसकी एनालिसिस करते हैं, उसके अनकॉन्शियस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये मेथड थी जिसके द्वारा जुंग ने पर्सनैलिटी को जानने की कोशिश की। तब इसकी मेरिट भी यही हो गया कि भाई युंग ने अपने सिद्धांत में क्या किया, कलेक्टिव अनकॉन्शियस के संप्रत्य को प्रतिपादित किया है। उन्होंने कॉम्प्लेक्सेस, साइकोलॉजिकल टाइप्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें रही हैं हमारी पर्सनैलिटी को समझने की, ऐसे कॉन्सेप्ट्स दिए। इन्होंने इंडिविजुएशन के कॉन्सेप्ट को भी बहुत ही अलग ही फ्रेम में दिया, ठीक है। युंग पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारण में फ्यूचर का भी हाथ है। लेकिन मोस्टली लोग कहते थे ना पास्ट से हमारी पर्सनैलिटी बनी है, पर उन्होंने कहा फ्यूचर का भी हाथ है, ठीक है। युंग ने वर्ड एसोसिएशन एक बहुत ही इफेक्टिव प्रोजेक्टिव मेथड दिया, पर कहीं ना कहीं जहाँ कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं किसी थ्योरी में, उसी तरीके से कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं थ्योरी में। कि कई जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने बताया कि युंग ने जो भी थ्योरी प्रपोज की वो एक रेलिवेंट और इंटीग्रेटेड नहीं है, ठीक है, और सिस्टमेटिक नहीं है। इसमें कुछ सुपर नेचुरल, ठीक है, मिस्टिसिज्म जैसी चीजों का बोलबाला है, इन्होंने बताया। और ब्रिटिश जो हमारे साइकोएनालिस्ट थे ग्लोवर, उन्होंने बताया कि यूंग के सिद्धांत में क्या है, आर्कीटाइप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही यूजलेस है या मीनिंगलेस है। तो ऐसे कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी थे। तो ये थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग है पर्सनैलिटी को समझने के लिए, तो इसको बहुत ही ध्यान से हमें आपको 5 पार्ट्स में समझना होगा। मैंने बता दिया है, क्लास में भी आपको पढ़ाया था, ये आपकी हेल्प के लिए है ताकि ऑनलाइन में आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो जुंग एनालिटिकल थ्योरी है, क्यों दी उन्होंने, साइड से अलग होकर मैंने आपको बताया। 5 पार्ट्स हैं, पांचों पार्ट्स को आपको इसको आराम से ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से डेप्थ में जाके इसको पढ़िए, समझिए 3-4 बार, और ये अच्छे से आपको याद हो जाएगी। और कोई दिक्कत आए तो बताइएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।